हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बी कॉम, ये सभी क्लासेस के लिए होने वाला है। ईवीएस का सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। लेसन नंबर 7 है ऊर्जा संसाधन। इसका जो पार्ट है, ये पार्ट लेक्चर 3 है, क्योंकि इससे पहले की 2 पार्ट जो है हमने क्लियर कर लिया है। चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए जो है एक्सप्लेन करने में वीडियो जो है लंबी हो जा रही है, और चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो लेक्चर नंबर 2 जो किया था, उसमें हमने भूताप्य ऊर्जा के पास आके छोड़ दिया था। भूताप्य ऊर्जा से आज हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भूताप्य ऊर्जा होती क्या है। जो भूताप्य ऊर्जा जिसके आगे लिखा हुआ भू, भू यानी होता है जमीन, और ताप्य ऊर्जा यानी होता है गर्मी। ठीक है, ताप्य ऊर्जा तो जमीन से जो हमें ऊर्जा यानी जो गर्माहट प्राप्त होती है, जो चट्टानों द्वारा प्राप्त होती है, वो भूताप्य ऊर्जा कहलाती है। और हम बाकी चैप्टर में पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। भूताप्य ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के नीचे में जो गर्मी है वो चट्टान से उत्पन्न होती है। जैसे आपने सुना होगा ज्वालामुखी वगैरह फटते रहते हैं ना। पृथ्वी की सतह के नीचे कई स्थानों पर ऊर्जा, तापमान और उच्च दबाव वाले भाप क्षेत्र मौजूद है। पृथ्वी के नीचे में कई स्थान और ऊर्जा, तापमान वाले, उच्च दबाव वाले क्षेत्र जो है मौजूद हैं। चट्टानों के अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से इस गर्मी को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, जो हमने जमीन के नीचे दबा दिए हैं या फिर किसी आपदा की वजह से जमीन के नीचे दब गए, तो वो पदार्थ क्या करते हैं? गर्मी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जमीन के नीचे में। ठीक है, यह ऊर्जा भाप या गर्म जल के रूप में या तो पृथ्वी की सतह से या दरारों के माध्यम से प्रकृति गीजर के रूप में जमीन पर निकलती है। यानी कि जो ऊर्जा है ये प्राकृतिक भाप के रूप में निकलती है या फिर गर्म जल के रूप में बहती है। ठीक है, गर्म जल के रूप में जिसे हम लावा कहते हैं, जो कि चट्टान के उससे बहती है। ठीक है, जिसको हम लावा के नाम से जानते हैं। जिस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, जिस ऊर्जा को, यानी कोई ऊर्जा है जमीन के नीचे, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, उसे कृत्रिम रूप से गर्म चट्टानों तक सुराख करके भाप या गर्म जल को उच्च दबाव पर पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। कोई ऊर्जा है जो कि अब किसी वजह से, जैसे चट्टान, वहाँ की चट्टान या फिर जमीन जो है मजबूत है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा हुए मशीनरी द्वारा उसको निकाला जाता है। उच्च पाइप के माध्यम से उनको निकाला जाता है बाहर। ठीक है, ताकि उसको हम यूज कर सके। ठीक है, उस ऊर्जा का हम लोग यूज कर सके। उस ऊर्जा से भी बिजली उत्पन्न होती है और भी कई काम होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पाइप में लगे जनरेटर के टरबाइन घूमते हैं, जो जिस पाइप से उस ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो ऊर्जा क्या है? जिस जमीन की, मैंने यहाँ पे एक पाइप लगा दिया। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने एक पाइप लगा दिया। ठीक, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने नीचे यहाँ से पाइप लगा दिया। ठीक है, और ये नीचे से मैंने इसको एक छेद करके नीचे डाल दिया। तो जब भाप निकलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे मैं एक टरबाइन लगा दूंगा, पंखड़ी, जो कि घूमेगी। ठीक है, जो कि भाप निकलेगी तो भाप की वजह से क्या होगी? पंखड़ी टकराएगी, भाप उससे, हवा उससे टकराएगी तो वो घूमेगी और वो क्या करेगी? बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूजीलैंड में कई भूताप्य संयंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। कहां पर? अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड में। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भूताप्य ऊर्जा के लाभ, यानी जो भूताप्य ऊर्जा है उसके लाभ क्या है। भूताप्य ऊर्जा का बार बार उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है। भूताप्य ऊर्जा का उपयोग जो है वो बार बार और पुनः किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक जमीनी ऊर्जा संसाधन है। इस प्रकार से क्या है? ये एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और जमीनी ऊर्जा संसाधन जो हमें जमीन से प्राप्त होती है। भूताप्य ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में से एक है। जो भूताप्य ऊर्जा है ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में से एक है, क्योंकि इससे विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाया जाता है। इससे क्या है? कोई भी
हमें अगर बिजली उत्पन्न करनी तो किसी भी प्रकार के हम जीवाश्म ईंधन का जला करके या किसी को नष्ट करके किसी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, अगर जमीन के नीचे अगर गर्माहट अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, जमीन फटेगी और उससे क्या होगा, वहां मतलब जहां पर गर्माहट रहेगी तो वहां की जमीन क्या है, बंजर जैसी भी हो जाएगी। तो ये निकालने से फायदा ही है और हमें बिजली भी बनाने में भी उत्पन्न होती है। ठीक है, उच्च ताप स्रोत पृथ्वी के कोर से आने वाली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिसमें भूतापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जिनमें क्या होता है, भूतापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। जो कोर है, जो सबसे निचली चट्टान होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है और बहुत ही ज्यादा अत्यंत शक्तिशाली होती है वहां की गर्मी। ठीक है, जिससे भूतापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ठीक है, लाभ समझ में आए। बाल लाभ क्या है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, स्वच्छ है, विद्युत पैदा कर सकते हैं बिना किसी जीवाश्म ईंधन को यूज किए हुए। और ये क्या है, पृथ्वी के नीचे जब निकालते तो इससे हमारा ही फायदा, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिससे भूतापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके भूतापीय ऊर्जा के नुकसान। ठीक है, एडवांटेज देख ले, अब डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक अच्छी जगह खोजने की जरूरत है जहां निरंतर और पर्याप्त मात्रा में गर्म भाप मौजूद हो। यानी कि सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि भूतापीय ऊर्जा का उपयोग या फिर उसको निकालने के लिए या फिर उसका यूज करने के लिए हमें एक अच्छी जगह खोजनी होगी जहां पर कि हमें निरंतर पर्याप्त मात्रा में जितनी की जरूरत है उतनी मात्रा में गर्म भाप उपलब्ध हो सके, मौजूद हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्र उत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। भूतापीय संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, भूतापीय साइट को अंतिम रूप देने के लिए ड्रिलिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे बहुत धन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भूतापीय साइट जो बनती है, जो स्टेशन बनते हैं, उनको अंतिम रूप देने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, जमीन के नीचे ड्रिलिंग की जाती है और परीक्षण की आवश्यकता होती है कि सही तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा, उसमें बहुत ज़्यादा धन लगता है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। पौधे और जानवरों द्वारा निर्मित जैविक क्रिया कार्बनिक पदार्थ जिसमें कृषि अपशिष्ट को बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित जो भी जैविक क्रिया है या फिर जैविक प्रक्रिया द्वारा कार्बन तथा जिसमें कृषि अपशिष्ट हो, ठीक है, उन सभी को क्या कहा जाता है, बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। कृषि अपशिष्ट में क्या आता है, फसल आ जाता है, फसल अवशेष आ जाता है, लकड़ी, खाद, मवेशियों का गोबर, सीवेज यानी कि जो हमारे घरों में जो मालमूत्र होता है, मानव मालमूत्र, सीवेज आदि शामिल है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा के लाभ, बायोमास ऊर्जा के लाभ क्या है वो देख लेते हैं। अपशिष्ट या बेकार पदार्थ का उपयोग हो जाता है, जो अपशिष्ट है जो बेकार है उसका उपयोग हो जाता है। ईंधन उत्पादन का लागत कम होता है, इसमें ईंधन उत्पादन का लागत कम होता है। बायोमास जीवाश्म ईंधन की तरह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है, ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। विद्युत पैदा करने के लिए बायोमास का उपयोग विभिन्न प्रकार के ईंधन के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, विद्युत पैदा करने के लिए बायोमास का उपयोग विभिन्न प्रकार से ईंधन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थ के निरंतर निस्तारण यानी उपयोग लायक या पार लगाना, ठीक है, लागत को कम करने में मदद करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवांटेज। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। जो बायोमास ऊर्जा है इसके डिसएडवांटेज नुकसान क्या है। बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में ईंधन एकत्रित करना है। यानी कि मशीनों को चलाने के लिए हमें ईंधन एकत्रित करना है, यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। जो बायोमास है यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। बायो क्रॉप्स का मूल्य खाद्य फसल से अधिक है, इसलिए यह खाद्य उत्पादन को कम कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी और कीमतों में वृद्धि होगी। इससे वायु प्रदूषण पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। यानी कि जो जब बायोमास का उत्पादन किया जाता है तब क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये इसके हमारे डिसएडवांटेज है, ये हमेशा प्राप्त नहीं होता है। बायोमास ऊर्जा जो है मुख्य समस्या पर्याप्त यह है कि इसको एकत्रित करना, इसके ईंधन को एकत्रित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यह हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बायोक्रॉप्स का मूल्य जो है खाद्य फसलों से अधिक है,
जो बायोकॉप्स है इसका जो मूल्य है ये खाद्य फसलों से अधिक है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अब हम पढ़ने वाले गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं अनवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो ये वह संसाधन है जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित नहीं होते हैं, और अगर वो होते भी हैं तो उनको पुनः पूरित होने में तकरीबन 500 से 1000 साल लग जाते हैं, जो कि एक मानव अवधि से बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो इसी में आता है हमारा जीवाश्म ईंधन। पहला टॉपिक क्या आता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हाइड्रोकार्बन होता है। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। जीवाश्म ईंधन में मृत कार्बनिक पदार्थ यानी कई वर्ष पहले जीवित रहने वाले जीवों के अंश का भंडार शामिल होता है। यानी जो जीवाश्म ईंधन है इसमें क्या होता है, जो पहले जीवित थे, पहले आज से तकरीबन 10 साल 20 साल 50 साल पहले, ठीक है, जीवित थे, और वो क्या है किसी प्राकृतिक आपदा किसी वजह से जमीन के नीचे दब गए, तो उनसे ही जीवाश्म ईंधन बनता है। जैसे हम पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, समुद्र से निकालते हैं, कैसे होता है जो व्हेल वगैरह जो बड़ी मछलियां हैं वो मर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उनके ऊपर मिट्टी जमती है, धीरे धीरे परत जमते 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 क्या होता है उस वो एक तेल का वो बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से उस उनका वो निकल जाता है, तेल निकल जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में वो तेल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। इसे बनने में सदियों लग जाते हैं। इसको बनने में क्या है, सदियों लग जाते हैं। ऊर्जा प्रावधान के लिए जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा प्रावधान के लिए जो जीवाश्म ईंधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। जीवाश्म ईंधन देखो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। क्या क्या? कोयला और तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और बायोगैस की ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और बायोगैस की ऊर्जा की मात्रा। सबसे पहले हमारा आता है कोयला। क्या आता है? कोयला लगभग 300 या 350 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के गमनाम क्षेत्र में कोयले का निर्माण हुआ था। इस काल में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु नदियों और दलदलों के किनारे जीवित दब गए थे या उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में दब गए थे, वे अत्यधिक दबाव और ताप के कारण धीरे धीरे लाखों वर्ष की अवधि में पीट और कोयले में परिवर्तित होते हैं। किसमें? पीट और कोयले में परिवर्तित हो गए। वनस्पति जो आंशिक रूप से विघटित हो गई थी और तलछटी वातावरण में गहराई से दब गई थी, धीरे धीरे ठोस बंगर कार्बन युक्त चट्टानों में परिवर्तित हो गई, जिसे आमतौर पर कोयले के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई पेड़ पौधा है वो भूकंप की वजह से या बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आया, पेड़ पौधे दब गए, धीरे धीरे जमीन के नीचे दबते दबते क्या हो, तापमान नीचे का बढ़ता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ जो है वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएंगे। किसके रूप में? कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। कोयले के भंडार देश में असमान रूप से विस्तृत है। जो कोयले के भंडार है वो देश में असमान रूप से विस्तृत है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कोयले की बड़ी भंडार है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोयले के जो है बहुत बड़े भंडार है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित मध्य भारत में कुल 22% कोयला भंडार है। कहाँ पर? मध्य भारत में कितना? 22% कोयला भंडार है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं इसके लाभ, यानी कोयले के हमें लाभ क्या है। कोयला एक रेडीमेड आजमाया और परखा हुआ ईंधन है। जो कोयला है वो एक रेडीमेड यानी बना बनाया, आजमाया हुआ और परखा हुआ एक ईंधन है। इसे खदान से निकालना और ऊर्जा में परिवर्तित करने की लागत खर्च अपेक्षाकृत सस्ता है। यानी ये सस्ता है, खदान से निकालना और उसको यूज करने में सस्ता है। कोयला पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो कोयला है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तेल या गैस की तुलना में कोयले की आपूर्ति अधिक समय तक रहेगी। यानी कि तेल और गैस की तुलना में जो कोयला है वो अधिक समय तक चलेगा। ठीक है, एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता कोयले में है। कोयले में क्या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो एक ही स्थान पर अत्यधिक यानी बहुत अधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता है। किसमें? कोयले में। ठीक है,
कोयले का उसमें मन अधिक होता है, कोयले का उष्मीय मान जो है वो अधिक होता है, या उसमें नहीं होगा, यहाँ उष्मीय मान आएगा, ठीक है, यानी गर्माहट अधिक होता है। पूरी दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति करने की विशाल क्षमता कोयले के पास, यानी पूरी दुनिया में विद्युत जो है ऊर्जा आपूर्ति करने की क्षमता किसमें है? कोयले में है, ठीक है। विद्युत का उत्पादन एक साधारण दहन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। विद्युत का उत्पादन जो है एक साधारण दहन प्रक्रिया कोयले को जलाकर किया जा सकता है। कोयला अन्य ईंधनों की तुलना में अत्यधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं। कोयला जो है अन्य ईंधनों की तुलना में अत्यधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो देखो आपको कोयले के लाभ समझ में आ गए। अब हम पढ़ने वाले कोयले के डिसएडवांटेज यानी कि उसके नुकसान क्या है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नुकसान किसके? कोयले के, ठीक है। अत्यधिक दोहन के कारण उनकी काफी कमी हुई है, यानी कि जो कोयला है ये हमें ये पता चला कि कोयला बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका हमने बहुत ज्यादा अंधाधुंध यूज किया है, जिसकी वजह से इसकी कमी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो किसका उत्सर्जन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। खदानों से कोयला निकालने से पारिस्थितिक संतुलन को खतरा होता है और भूकंप का कारण भी बनता है। मान लो हम खदान से कोयला निकाल ले, क्या पता कभी कभार उसमें आपने सुना हो कोयले खान में लोग दब के मर जाते, क्योंकि कोयले खान में क्या है, हम ऊपर से तो चट्टान मिट्टी रहती है, लेकिन नीचे से हम खोदते जाते हैं तो क्या होता है कभी कभार वो गिर जाती है, ढह जाती है, जिस वजह से क्या लोग काफी ज्यादा मर जाते हैं, दब जाते हैं, और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, और भूकंप जैसी आने की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो ये कोयला है अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में कितना लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव अवधि से कम है। कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायुमंडलीय प्रदूषण उत्सर्जित होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी जो पृथ्वी में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कोयले के खनन से भूमि के विस्तृत क्षेत्र का विनाश होता है। जब हम कोयले का खनन करते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र का क्या होता है? विनाश होता है, क्योंकि जहां पर कोयले का खनन किया जाएगा तकरीबन उसके आधे किलोमीटर का एरिया हमें पूरा खाली चाहिए होता है, ताकि हम कोयले को अंदर से निकाल के बाहर रख सके। और जहां पर ये चीजें निकलती है, कोयला जहां से खनन किया जाता है वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक किरणें निकलती है, तो हानिकारक गैसें वगैरह निकलती है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे स्थानीय लोगों का रहना दुर्भर हो जाता है, ठीक है। कोयला खनन श्रमिक अपने जीवन को खतरे में डालकर इस जीवाश्म ईंधन का खनन करते हैं, क्योंकि जो गर्मी जब हम कोयला खनन करते हैं तो नीचे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रसायन होते हैं और भी कई सारी हानिकारक गैसें निकलती है। तो वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं, जो कोयला खनन कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उनके जान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। कोयले की सीमित आपूर्ति है। जो कोयला है वो एक सीमित ईंधन है, ठीक है, सीमित है वो। कोयला खनन को दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक माना जाता है। कोयले की खनन को दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोयले के डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान। हमने लाभ पढ़ लिया और नुकसान भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तेल यानी कि पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। तेल बेच कर ही दुबई देखो आज बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुका है, और यह कोयले से भी अधिक स्वच्छ है। ये क्या कोयले से भी अधिक स्वच्छ है। कुछ पेट्रोलियम भंडार का 67% दुनिया के 13 देशों तक सीमित है, यानी 67% दुनिया के 13 देशों में ही सीमित है पेट्रोलियम भंडार, ठीक है। सऊदी अरब के पास तेल भंडार का 25% हिस्सा है। किसके पास? सऊदी अरब के पास। तभी आज वो इतना डेवलप है और अमीर है, क्योंकि वो तेल बेच कर ही अमीर हो गया है। यदि हम वर्तमान दर पर कच्चे तेल का प्रयोग जारी रखते हैं, यानी कि यदि हम वर्तमान दर पर, यानी कि जो जिस दर पर हमने आज इसको अभी हम तेल का यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम का, इसी दर पर अगर हम पेट्रोलियम का यूज़ करते जारी रखते हैं तो अगले 40 वर्षों में दुनिया के कच्चे तेल के भंडार समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में तेल का भंडार जो है, कच्चे तेल के भंडार समाप्त हो जाएंगे। कितने? 40 वर्षों में, ठीक है। भारत में कच्चा तेल का उत्पादन सर्वप्रथम उत्तरी पूर्वी असम के मकूम में शुरू किया गया था। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? उत्तरी पूर्वी असम के मकूम में शुरू किया था, ठीक है। हाल ही में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टा तटों के
तटीय क्षेत्रों में भी तेल पाए गए हैं। कहाँ पर? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टा तटों पर अपतटीय क्षेत्रों में भी तेल पाए गए हैं। क्योंकि मैंने बताया था नदियों में जो बड़ी मछलियां होती है वो लोग मर जाते हैं, तो वहां पर क्या है, धीरे धीरे मिट्टी जमते जमते वो तेल वहां से भी प्राप्त होता है, और ये नदियों से ही हमें तेल प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारत में तेल की संभावनाएं कोयले जितनी अधिक नहीं है। भारत में तेल की संभावना कोयले जितनी अधिक नहीं है, लेकिन मांग बहुत अधिक है। जो मांग है बहुत अधिक है, क्योंकि विश्व जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सभी को आज सभी घरों में, आज किसी घर में 4 बाइकें हैं, किसी घर में 3 बाइकें हैं, किसी घर में 4 बाइकें, 2 कार, कुछ ऐसे ऐसे हैं। तो उन सभी को क्या चाहिए? उनको चलाने के लिए पानी तो चाहिए नहीं, पेट्रोलियम ही चाहिए, पेट्रोल ही चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा अधिक मांग है, और जो कोयले की इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है। और देश को अनेक देशों से उच्च दरों पर तेल आयात करना पड़ता है। जो हमारा देश है, देखो मांग जब अधिक है, इसको पूर्ति करने के लिए क्या करना होगा? अन्य देशों से क्या करना पड़ेगा? आयात करना पड़ेगा। जब हम उनका आयात करते हैं तो हम क्या करते हैं? इधर से पानी देते हैं और उनसे हम तेल लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राकृतिक गैस। क्या आता है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक का एक जीवाश्म उपहार प्राकृतिक गैस है, जिसमें 95% मीथेन होता है और थोड़ी मात्रा में ईथेन और प्रोपेन भी होता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तेल के भंडार के साथ होते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ होते हैं? तेल भंडार के साथ ही होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं, या फिर ये अलग भी हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों में यह ऊर्जा सबसे स्वच्छ स्रोत है। ये जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छ यानी शुद्ध स्रोत है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस बिना धुएं के जलता है। बिना धुएं के जलता है। क्या आएगा? बिना धुएं के जलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घरों में एलपीजी, गाड़ियों में सीएनजी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक गैस ही है। और इसका कैलोरीन मान ज्यादा होता है। इसका कैलोरीन मान ज्यादा होता है ताकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका किया जा रहा है। आपने देखा हो घरों में जो हमारे गैस जलते हैं, ये लकड़ी और उपले के माध्यम मुकाबले आप कभी गैस के आंच पे हाथ रखना, देखना आपको ज़्यादा गर्माहट फील होगी इसमें। तो इसमें क्या है? इसमें कैलोरीन मान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको प्राकृतिक गैस भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है तरलीकृत यानी एलपीजी और पेट्रोलियम गैस। देखो, पेट्रोलियम गैस का व्यापक रूप से खाना पकाने के लिए एक घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्य सामग्री गंधहीन होती है। आपने देखा हो गैस जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, गंधहीन होती है। ठीक है, जिसमें रिसाव की पहचान करने की कोई प्रोपेन और एथेन मैकपेन जैसी अन्य दुर्गंध देने वाली गैस मिलाई जाती है। इसमें क्या है? अलग से दुर्गंध देने वाली गैस मिलाई जाती है। इंडियन और भारत पेट्रोलियम एलपीजी की प्रमुख वितरण एजेंसियां हैं। एलपीजी से नाम मात्र के कण का एलपीजी गैस से नाम मात्र के कण का उत्सर्जन होता है, जबकि डीजल के कण का उत्सर्जन ज्यादा होता है। डीजल से कणों का उत्सर्जन जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपके घरों में कौन सा कंपनी का गैस है, इंडियन या भारत। ठीक है, आखिर मैं भी तो देखूँ इंडियन कितने और भारत वाले कितने हैं। ठीक है, एलपीजी से कण थोड़ा कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। एलपीजी से कण जो है थोड़े कम मात्रा में उत्सर्जित होते तो लेकिन थोड़े कम मात्रा में होते हैं। वे भी उतने जहरीले नहीं होते हैं जितने जहरीले कि डीजल से निकलते। ये भी उतने जहरीले नहीं होते जितने कि डीजल वाले होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखो, सीएनजी का उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम की बसें पूरी तरह से सीएनजी पर ही चलती हैं। दिल्ली में बस और ऑटो रिक्शा भी सीएनजी पर चलते हैं, जिससे दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। क्या आपको लगता है? अगर हाँ तो यस करना और नो तो नो करना। ठीक है, सीएनजी डीजल की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी है वो डीजल की तुलना में एक स्वच्छ यानी शुद्ध ईंधन है। वर्तमान में देश भर में कई शहरों और लंबी दूरी के परिवहन में भी सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है।
ठीक है। आजकल आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो ई रिक्शा आ रही है वो भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि डीजल जो है, डीजल पेट्रोल इनको बचाने के लिए भी कर रहे हैं और हमारे प्राकृतिक को बचाने के लिए भी हम लोग इन गैसों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्थिर मूल्य के कारण दीर्घकाल से सीएनजी डीजल की तुलना में 1/3 सस्ती गैस है। जो सीएनजी है वो पेट्रोल डीजल की तुलना में 1/3 सस्ती गैस है। इसके अलावा यह आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा क्या है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कार्सिनोजिन क्षमता कम है, इसकी कार्सिनोजिन क्षमता जो है कम है। इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती और यह उच्च माइलेज लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति किलोग्राम देने वाली गैस है। ये क्या है, माइलेज भी अधिक देती है, यानी 35 से 40 किलोमीटर प्रति किलोग्राम देने वाली गैस है। ठीक है, माइलेज भी अच्छा देती है। 1 किलोग्राम में आपको कितना 35 से 40 किलोमीटर दे देगी। और जो हमारा पेट्रोल डीजल है वो भी मैक्स इतना ही दे देता है। ठीक है, अब आता है हमारा नाभिक के परमाणु ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो फ्रेंड देखो, जरूरी नहीं कि आपको सेम पूरा डिट्टो याद रखना है, बट आपको समझ लेना है क्योंकि लिखना तो यही पड़ेगा। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो है हमारा नवीकरणीय गैस कौन से होते हैं और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या है और अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या है। तो हमने देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था, इससे पहले जो हमने पढ़े वो अनवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय संसाधन पढ़ा था। ठीक है, जिससे बायोगैस वगैरह पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इनको भी हम पढ़ रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से पूरा हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा अपने उच्च विनाशकारी मूल्य के लिए जानी जाती है। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। नाभिक के विखंडन, जिसमें एक बड़ी द्रव्यमान संख्या वाली समस्थानिकों के नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों से विभाजित किया जाता है ताकि एक श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो सके। विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए केवल एक मुक्त न्यूट्रॉन को दूसरे नाभिक पर प्रहार करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, ये पहला था, आप लोग इसको पढ़ लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है दूसरा, हमारा नाभिक के संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक हल्के तत्व के 2 समस्थानिकों से एक भारी नाभिक बनता है, यानी कि 2 मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है निकलती है। इस नाभिकों को संलयन करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इन नाभिकों को संलयन करने के लिए, मिलाने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की हमें आवश्यकता होती है, लगभग 1 बिलियन की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा के लाभ। क्या देखेंगे, लाभ। तो देखो, बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान नहीं देता है, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाता है। तकनीक आसानी से उपलब्ध है। परमाणु ईंधन की बहुत कम मात्रा से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न संभव है। परमाणु ईंधन की बहुत कम मात्रा से ही जो है बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक मात्रा में। ठीक है, कम परिचलन, ये जो है बहुत कम जो है परिचलन में है। यह ऊर्जा के लिए औद्योगिक और घरेलू दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, यानी कि यह क्या है, ऊर्जा के लिए औद्योगिक रूप से और घरेलू दोनों रूपों में दोनों जरूरतों को पूरा करने में ये सक्षम है या फिर समर्थ है। ठीक है, अब देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा के नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज। देखो, विकिरण से रोकथाम की प्रक्रिया के कारण स्थापना लागत ज्यादा होती है, यानी कि इसको एक किसी जगह पे स्थापित करने में जो है लागत है बहुत ज्यादा होती है। बड़े बुनियादी ढांचे के साथ एक केंद्रीकृत बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है। बड़े बुनियादी ढांचे के साथ साथ में क्या है, केंद्रीकृत एक बिजली स्रोत की भी आवश्यकता होती है। ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के जोखिम हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कभी हमें मिल भी सकते हैं और कभी नहीं भी मिल सकते हैं। एक बड़ी निर्माण अवधि की आवश्यकता होती है, इसको निर्माण करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, परमाणु ईंधन एक सीमित ऊर्जा स्रोत है। परमाणु ईंधन जो एक सीमित ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम
30 से 60 साल तक ही चल सकता है। जो यूरेनियम है 30 से 60 साल तक ही उपलब्ध हो सकता है या चल सकता है। ठीक है। खनन में स्वास्थ्य और अन्य आपदाएं शामिल है, यानी कि जो हम इसका खनन करते हैं, जब हम इस परमाणु ऊर्जा को निकालते हैं तो क्या है, खनन में हमें स्वास्थ्य जैसी परेशानियां होती है और भी कई आपदाएं जैसी प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पारिस्थितिक तंत्र को कुछ गड़बड़ी वजह से बहुत सी सारी प्रॉब्लम आ सकती है हमें। ठीक है। तो आपको इसका परमाणु ऊर्जा का लाभ और यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है। क्या आता है? राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशन में से एक है, जिसमें परमाणु परिवर्तन पर भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC शामिल है। NAPCC को 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास की पहचान राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई थी। इन 8 देशों के राष्ट्रीय मिशन के रूप में जाना गया था या इनकी पहचान की गई थी। पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती को पूरा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक प्रमुख पल के रूप में राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय सौर मिशन को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय सौर मिशन को भारत ने कब मंजूरी दी थी? 11 जनवरी 2010 को। ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव, यानी पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्यावरणीय प्रभाव। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। जो सौर ऊर्जा है वो पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि बिजली या गर्मी उत्पन्न करते समय इसे शून्य प्रदूषण उत्पन्न होता है। इससे अगर हम बिजली उत्पन्न करते हैं या फिर गर्मी उत्पन्न करते हैं तो बहुत कम यानी कि शून्य मात्रा में प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य द्वारा जो भी उत्पादित ऊर्जा है वो नवीकरण, यानी सूर्य क्या है, हमेशा आएगा, रोज आएगा, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का शक्ति स्रोत बिल्कुल मुफ्त है। सूर्य से जो हमें शक्ति, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो मुफ्त है, उस पर कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है। इसका उपयोग दूरस्थ और अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है? दूरस्थ यानी जो अलग देश है, बहुत दूर बसे हुए हैं और अलग थलग देश है, क्षेत्र है, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती, जहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अधिकांश सौर ऊर्जा प्रणालियों का जीवन काल लगभग 30 से 40 वर्ष होता है। अधिकांश जो सौर ऊर्जा प्रणाली है उनका जीवन काल कितना होता है? 30 से 40 वर्ष होता है। ठीक है। तो आज ये भी आपको समझ में आ गया एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी वीडियो जितनी भी मैंने आज टॉपिक कराए हैं, लेक्चर 3 जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज ये वीडियो या फिर यह चैप्टर है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि चैप्टर 7 जो है तकरीबन हमारा 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।